Hello students, I am Dr. मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। आज मैं आपको क्लासिकल कंडीशनिंग के विषय में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अनुबंधन के दो मुख्य प्रकार हैं। एक तो प्राचीन अनुबंधन जिसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, और दूसरा है नैमित्तिक अनुबंधन यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इनमें से सबसे पहले हमें अनुबंधन का अर्थ समझना है। अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रभावहीन उत्तेजना, वस्तु या परिस्थिति इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि गुप्त प्रत्युत्तर को प्रकट कर देती है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक उत्तेजना, वस्तु अथवा परिस्थिति के द्वारा एक प्रत्युत्तर प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त यह प्रत्युत्तर एक प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रत्युत्तर है। A process by which a response comes to be elicited by a stimulus, object or situation other than that to which it is the natural or normal responses। ये परिभाषा थी जेम्स ड्रेवर की। इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रभावहीन उत्तेजना इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि वांछित अथवा गुप्त प्रत्युत्तर को वह प्रकट कर देती है। इस उत्तेजना के अभाव में वांछित प्रत्युत्तर एक प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रत्युत्तर है। कंडीशनिंग के जो जन्मदाता हैं या कंडीशनिंग का जिन्होंने शुरुआत की, फादर ऑफ कंडीशनिंग कहलाते हैं पेवलव। पेवलव को 1904 में उनके पाचन ग्रंथियों संबंधी शोध कार्य पर नोबेल पुरस्कार भी मिला है। प्राचीन अनुबंधन, पेवलव का जो सिद्धांत है वो प्राचीन अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। प्राचीन अनुबंधन में उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित करने की जो प्रथम विधि है वह अनुबंधन है। पेवलव की जो अनुबंधन विधि है उसका वर्णन यर्कस और एंड्रेप आदि ने किया। एंड्रेप ने बताया कि जो प्रयोग पेवलव द्वारा किए गए वो इस प्रकार है कि ऑपरेशन के द्वारा कुत्ते के जबड़े में एक रबड़ की नली इस प्रकार फिट की कि पैरोटिड ग्रंथि से निकलने वाली लार नली से होकर बाहर आ जाए। लार का एक बूंद के 10वें भाग तक मापन किया जा सकता था। जब कुत्ता ठीक हो गया तो उसे इस व्यवहार का प्रशिक्षण दिया गया कि वह एक ढीले ढाले जुवां यानी कि हार्नेस में शांत होकर खड़ा रहे। इस प्रारंभिक तैयारी के बाद कुत्ते को भूखा रखा गया। फिर उसे एक ध्वनि नियंत्रित साउंड प्रूफ कमरे में जुवां में बांध कर खड़ा किया गया। इस अवस्था में उसके ऑपरेशन द्वारा फिट की गई नली का संबंध लार मापक यंत्र के साथ कर दिया गया। ध्वनि यंत्र द्वारा ध्वनि उत्पन्न की गई। इसके 8 सेकंड के बाद उसका मीट पाउडर जो भोजन था वह उपस्थित किया गया। प्रतिदिन इस प्रकार के 2 प्रयास कराने के बाद तीसरे प्रयास में 30 सेकंड तक ध्वनि उत्पन्न की जाती थी, परंतु भोजन उपस्थित नहीं किया जाता था। इस प्रकार प्रतिदिन कुल 3 प्रयास कराए जाते थे। प्रारंभ में ध्वनि यानी घंटी के बजने पर लार स्रावित नहीं होता था, कुत्ता लार स्रावित नहीं करता था, परंतु भोजन करते समय पर्याप्त मात्रा में लार स्रावित करता था। चौथे दिन पश्चात देखा गया कि घंटी बजने के 18 सेकंड बाद कुत्ते ने 60 बूंद लार का स्राव किया। इस प्रकार के लार स्राव को कंडीशन्ड सैलिवेशन कहा गया। कुछ अधिक प्रयासों के बाद घंटी के 1 सेकंड बाद ही लार का स्राव अधिक मात्रा में होने लगा। प्रयासों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ घंटी, जो कि क्या थी, एक उत्तेजना है, CS है, कंडीशन्ड स्टिमुलस है, और लार क्या है, प्रतिक्रिया यानी कि अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स के बीच का समय, प्रतिक्रिया काल जो था वो कम होता गया तथा लार की मात्रा में वृद्धि होती गई। पेवलव के सिद्धांत में एक उत्तेजना के स्थान पर दूसरी उत्तेजना के आने में जो प्रक्रियाएं होती हैं उसकी समुचित व्याख्या पेवलव के सिद्धांत में की गई। प्राचीन अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक पर प्रकाश डालेंगे अब हम। सबसे नंबर 1 जो कारक है वो है कालिक संबंध यानी टेम्पोरल रिलेशन।
अनुबंधित उत्तेजना यानी CS और अनानुबंधित उत्तेजना यानी US, कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस में समय का घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों उत्तेजनाओं में कितना अंतर रखा जाए तथा उनमें से किसको पहले और किसको बाद में उपस्थित किया जाए, यह तथ्य भी अनुबंधन प्रक्रिया को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। यह कालिक संबंध 4 प्रकार का होता है, जिसे प्राचीन अनुबंधन के प्रक्रिया भेद में आपको आगे पढ़ाएंगे जब समझाएंगे। सामान्यीकरण पहला पॉइंट हो गया, कालिक संबंध। दूसरा है सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन। तीसरा विभेदीकरण यानी डिफ्रेंशिएशन। और चौथा है एक्सटिंक्शन यानी कि विलोप। पांचवा है बाह्य अवरोध यानी एक्सटर्नल इनहिबिशन। और छठा है स्वतः पुनःस्थापन यानी स्पॉन्टेनियसली रिकवरी। सेवेंथ है विभेदन यानी डिस्क्रिमिनेशन। ये सभी पॉइंट्स आपको अलग अलग जहाँ जहाँ पर समझाने चैप्टर्स आएंगे वहाँ पर आपको अनुबंधन के साथ में समझाए जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी प्राचीन अनुबंधन के प्रक्रिया भेद। समय के आधार पर प्राचीन अनुबंधन प्रक्रिया के 4 मुख्य प्रकार हैं। यह समय से अभिप्राय, अनुबंधित उत्तेजना तथा अनानुबंधित उत्तेजना के बीच समय संबंध से है। नंबर 1, समकालीन अनुबंधन। यह वह अनुबंधन है जिसमें अनानुबंधित उत्तेजना तथा अनुबंधित उत्तेजना यानी कि भोजन और घंटी साथ साथ उपस्थित कर अनुबंधन स्थापित किया जाए, तो ऐसे अनुबंधन को समकालीन यानी बराबर एक साथ, समकालीन यानी साइमल्टेनियसली कंडीशनिंग कहा जाता है। दूसरा है विलंबित अनुबंधन यानी डिलेड कंडीशनिंग। इस प्रकार का अनुबंधन वह अनुबंधन है जिसमें CS यानी अनुबंधित उत्तेजना का प्रारंभ अनानुबंधित उत्तेजना यानी US भोजन से कुछ सेकंड पहले होता है। इस प्रकार के अनुबंधन में CS की समाप्ति US के यानी अनकंडीशन स्टिमुलस के आरंभ होते ही होती है, अथवा बीच में होती है, अथवा उसकी समाप्ति पर समाप्त होती है। इसको हम कहते हैं विलंबित अनुबंधन। तीसरा है चिन्ह अनुबंधन यानी ट्रेस कंडीशनिंग। इस प्रकार के अनुबंधन में CS का आरंभ और अंत US की उपस्थिति से कुछ समय पहले समाप्त हो जाता है। पेवलव के अनुसार इसे चिन्ह अनुबंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि CS और US के अंतराल में किसी उत्तेजना के न होने पर CS के चिन्हों के आधार पर अनुबंधन स्थापित होता है। और चौथा प्रकार है इसका, और वो है पृष्ठमुखी अनुबंधन यानी बैकवर्ड कंडीशनिंग। इस प्रकार का अनुबंधन वह है जिसमें भोजन को पहले प्रस्तुत किया जाता है तथा CS यानी घंटी जो है यानी कंडीशनड स्टिमुलस को बाद में प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि पेवलव ने इस प्रकार के अनुबंधन की संभावना को अस्वीकार किया है, फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे स्विट्जर, वोल्फी, रजरन आदि ने इस प्रकार के अनुबंधन स्थापित किए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत की आलोचना। क्या क्या इनके विषय में कहा गया, क्या इसकी आलोचना हुई। पेवलव को अनुबंधन का जनक यानी कि फादर ऑफ कंडीशनिंग कहा जाता है। उन्हें इस दिशा में किए गए शोध कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार भी 1904 में प्राप्त हुआ। आज भी ये पुरस्कार एक श्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। इन सब के होते हुए भी प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत की आलोचना की गई। पहला पॉइंट, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत की उपयोगिता बहुत सीमित है। इस सिद्धांत की उपयोगिता केवल पशुओं के व्यवहार तक ही सीमित है। सरल क्रियाओं में सहज क्रियाएं या व्यवहार की ही व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। मानव व्यवहार और शिक्षण से संबंधित व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती है। दूसरी बात, इस दिशा में किए गए प्रयोगात्मक अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि अनुबंधित व्यवहार अस्थायी होता है। कुछ समय तक यदि रीइंफोर्समेंट का अभाव रहता है तब यह अनुबंधन से संबंधित अर्जित व्यवहार लुप्त हो जाता है। तीसरी बात, प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को यदि प्रकृति का अवलोकन किया जाए तो कहा जा सकता है कि प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का स्वरूप यांत्रिक स्वरूप यानी कि मैकेनिकल नेचर या अस्वाभाविक स्वरूप है। स्वाभाविक रूप से सीखे व्यवहार की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा की जानी कठिन है। और लास्ट पॉइंट है आलोचना का,
प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत में पुनरावृत्ति और अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। मानव व्यवहार में यह देखा गया है कि कुछ व्यवहार एक बार में ही सीख लिए जाते हैं, उन्हें बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने प्राचीन अनुबंधन को यहाँ पर समझा। मुख्य रूप से जो पॉइंट्स प्राचीन अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन कारकों में हमने कुछ पॉइंट्स जैसे सामान्यीकरण, विभेदीकरण, विलोप, बाह्य अवरोध, स्वतः पुनर्स्थापन और विभेदन, जिन पॉइंट्स के लिए मैंने आपसे कहा कि ये प्रभावित करने वाले कारक हैं, लेकिन इनको आपको अलग से अलग वीडियो में समझाऊंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको जो इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं उस पर प्रकाश डालूंगी। थैंक यू।